लास्ट क्लास में जो भी हमने देखा था उसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या? कैनोनिकल टैग। क्या होता है कैनोनिकल टैग? कभी सुना है इसके बारे में? ठीक है। सो कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग जनरली हम हमारे वेबसाइट में यूज करते हैं सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट का ओरिजिनल पेज कौन सा है, ताकि वो हमारी वेबसाइट का जब क्रॉल करेगा तो सही यूआरएल सेव करे और डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी ना लगाए। अब क्यों डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी लगाता है या क्यों हमें बताना पड़ता है कि हमारा वेबसाइट का ओरिजिनल पेज कौन सा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर पेज के कुछ ना कुछ वर्जन क्रिएट हो जाते हैं जो यूजर सर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ, या मैं बोलता हूँ सपोज आप में से किसी का नाम, सपोज आनंद जी। बताइए आनंद जी, आपका यहाँ पे नाम मेरे को दिख रहा है आनंद सिंह। क्या इसके अलावा कोई और नाम आपका है? यस सर। जी, कौन सा है? दीपू। हाँ, दीपू, DIPU। BITU, ओके। नॉट बी ठीक सर, है। बी। डी फॉर दिल्ली। ओके, डी। ठीक है। नाउ, क्या ये नाम सबके सबको पता है, या घर वाले यूज करते हैं या फ्रेंड्स यूज करते हैं? क्या स्टेटस है? फैमिली सर, फैमिली मेंबर। ठीक घर है। के। कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, बाकी को शायद ये नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन ऑफिशियली जहां भी आप जाते हो वहां पे आप अपना जो भी रियल नेम है वो हाईलाइट करना चाहते हो, इसलिए वो नाम मेंशन करते हो। ठीक है। बट क्योंकि आपके ऑफिस वाले, आपके घर वाले सबको पता है कि ये सेम पर्सन है, इसीलिए वो आपका रियल नेम बोले या निक नेम बोले, दोनों में आप ही रिस्पॉन्स करोगे। लेकिन यही चीज हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन कोई ह्यूमन नहीं है, वो स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम है। उसको यदि आप बोलोगे कि आनंद और डिट्टू जो आपने बोला है ये दो एक ही आदमी है, तो वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा अलग अलग यूआरएल और सेम कंटेंट लोड हो रहा है। उसके हिसाब से उसको बताया गया है कि यदि एक पेज है तो उसका यूआरएल यूनिक होता है, कोई भी दूसरा और यूआरएल है मतलब वो दूसरा पेज है। लेकिन दोनों अलग अलग पेज में सेम कंटेंट यदि लोड होगा तो वो उसको डुप्लीकेट कंटेंट मानता है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। दूसरी चीज, उसको ये नहीं समझ में आता है कि इसी पेज का अलग अलग वर्जन है तो उसका ओरिजिनल नाम क्या है, मतलब यूआरएल कौन सा है, कौन से यूआरएल को सेव करूं। तो वो सारे वर्जन को सेव कर लेता है। इससे जब आपको रैंक पे लाना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, जनरली वर्जन या नाम क्या चेंज होता है या क्या डुप्लीकेट होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है www.abc.com। अब जरूरी नहीं कि यूजर www.abc.com पूरा डाले। हो सकता है कि abc.com करके सर्च करे। जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जनरली कई कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके फर्स्ट नेम के बदले लास्ट नेम से भी बुलाते हैं। लेकिन वहां पे हमको पता है कि वो आदमी एक ही है, हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप डब्ल्यू डब्ल्यू हटा दोगे तो हो सकता है कि उसको समझ में ना आए, उसको लगेगा abc.com मतलब अलग ही हुआ। ठीक है। यही चीज कभी कभी आपने देखा होगा, स्पेशली फॉर होम पेज, उसका यूआरएल www.abc.com डालोगे तो भी वही आता है, और www.abc.com/index डॉट जो भी लैंग्वेज में वेबसाइट बनी है, चाहे वो HTML हो चाहे PHP हो या जो भी हो, ओपन यही होना है। लेकिन ये दो अलग अलग यूआरएल है। क्यों? .com का एक्स्ट्रा आ रहा है तो गूगल को लगता है दो अलग अलग यूआरएल मतलब अलग अलग कंटेंट होना चाहिए, बट दोनों में सेम कंटेंट लोड होता है। तो उसको समझ में नहीं आता और वो डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी लगाता है। चाहे आप विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू यूज करो, विद डब्ल्यू डब्ल्यू यूज करो या कुछ भी।
तो कहीं ना कहीं आप जानबूझ के नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि यूजर कैसा सर्च कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट के हर पेज में एक सिंगल लाइन का कोड होता है जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग। उस टैग में ये मेंशन होता है कि जिस पेज में भी आप ये कोड डाल रहे हो, उस पेज का ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है, वो आप कैनोनिकल टैग के थ्रू इन्फॉर्म करते हो गूगल। तो गूगल क्या करता है, उस यूआरएल को रीड करता है और उससे रिलेटेड, जैसे कि आपका www हो गया, या जो भी आपने नहीं डाला हुआ है उसको इग्नोर करता है, और डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगाता। ठीक है। तो राइट। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैनोनिकल टैग। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और पहले चेक करते हैं कि आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं किया है। बताइए, आप लोगों ने कैनोनिकल टैग यूज किया है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं किया है। कोई भी पेज पे आते हैं, कंट्रोल यू करके बैकएंड चेक करता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन नंबर 12 यूज किया हुआ है। ठीक है, क्यों ओके। यूज किया हुआ है? आपने नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट यूज किया हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। आपको यहाँ पे ऊपर में देखो दिखा रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय रैंक मैथ, आपने ये प्लगइन यूज किया हुआ है, राइट, हाँ। जिसकी वजह से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा था। तो इस प्लगइन की वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो गई है, क्योंकि आपने वो प्लगइन यूज किया। ठीक है, बट इसका मतलब क्या है ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो अभी ये जो एक लाइन का कोड है, लिंक रेल इक्वल टू कैनोनिकल एच में, ये जो भी उस पेज का यूआरएल है वो, अभी आप एक चीज देखना ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये होम पेज था, इसलिए होम पेज का यूआरएल ऐसा आया। मैं अबाउट अस पेज में जाता हूँ और इसका बैकएंड ओपन करता हूँ, और इस पेज का कैनोनिकल टैग हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, मतलब उसका कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट। ठीक है। ये क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? आपको ये कोड पूरा सेम दिख रहा है, बस जो यूआरएल है, यहाँ पे यूआरएल डॉट एक्सवाइजेड के बाद खत्म, यहाँ पे डॉट एक्सवाइजेड के बाद अबाउट हाइफन अस, उसके बाद क्लोज हो रहा है। यही चीज यदि आप कोई कोर्स के पेज का देखते हो, कंट्रोल यू करता हूं, तो यहाँ पे सब चीज सेम है, बस क्या आ रहा है, जो उस पेज का यूआरएल है वो आ रहा है। मतलब जिस भी पेज का बैकएंड हम ओपन कर रहे हैं, हमको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल आ रहा है। तो कैनोनिकल टैग का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, आपका ये जो कोड है ये स्टैंडर्ड होता है। ये एचआरईएफ के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में है, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, जिस पेज में भी ये कोड आप डालते हो उस पेज का यूआरएल, प्रॉपर यूआरएल जो वर्जन आपको चाहिए। ठीक है। जैसे कि https://www.abc.com जो भी चाहिए वो प्रॉपर आएगा। कोई और पेज का है तो स्लैश जो भी उस पेज का यूआरएल है वो प्रॉपर आगे आएगा। तो खाली यही इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज चेंज होगी, बाकी पूरा एक लाइन का कोड एज इट इज रहेगा। और ये कोड कहाँ पे जाएगा, आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन पे। कौन से पेज के हेड सेक्शन में, तो जिस पेज का भी आपने कोड यहाँ पे डाला है, जिस पेज में आपको ये एक लाइन का कोड डालना है, उस पेज के हेड सेक्शन में आपको क्या करना है, ये एक लाइन का सिंगल कोड डालना है। तो हम डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कमांड डाल देते हैं, एंटर पेज यूआरएल, क्योंकि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे यूआरएल है, तो आप थोड़ी ना एक एक का बना के दोगे। तो आप डेवलपर को एक्सप्लेन करते हो कि ये एक लाइन का कोड मेरे को वेबसाइट में डालना है और हर पेज के हेड सेक्शन में डालना है, लेकिन सिर्फ ये चेंज करना है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जहां पे आपने लिखा हुआ है एंटर पेज यूआरएल, उस चीज को आपको क्या करना है, आपको माइनस करके, मतलब हटा के, जो भी पेज में डालोगे उस पेज का प्रॉपर यूआरएल, एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि एचटीटीपी वर्जन रहेगा विद डब्ल्यू रहेगा, बाकी जो भी लास्ट तक जाएगा वो पूरा एज इट इज आपको यहाँ पे डाल के आगे बढ़ना। क्लियर है? राइट। इसमें किसी को कोई डाउट? हिट सेक्शन सर वो है ना, इंटर पेज के जगह पे डालना है हमें। वो डेवलपर डालेगा, आपको नहीं डालना है। आपको बस ये बताना है कि हेड सेक्शन में डालना है, क्योंकि आपके पास जो भी क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो कौन सी लैंग्वेज में, ये आपको नहीं पता। वर्डप्रेस में तो आपने भी देखा कि आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि आपने जो प्लगइन यूज किया उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट आ चुका। वो ठीक रैंक है। में तो यही चीज, हाँ,
बट यही चीज किसी क्लाइंट के लिए यदि आप काम कर रहे हो और वहां पे उसकी वेबसाइट पीएचपी में, डॉट नेट में, एचटीएमएल में, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो उस केस में फिर हम कैसे करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डेवलपर को बोल देते हैं कि ये डालना है, वो डेवलपर अपने हिसाब से डालेगा। एक बार उसने बोला कि हाँ वेबसाइट पे डल चुका है, तो आप बैकएंड ओपन करके क्रॉस चेक करते हो, कंट्रोल यू करके, कि सही तरीके से डाला है कि नहीं। सही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो डेवलपर को बोलो कि इसको ठीक करे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैनोनिकल टैग क्यों यूज किया जाता है? सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेज है उस पेज का ओरिजिनल पेज या मास्टर पेज कौन सा है, ताकि गूगल उस पेज को सेव करे और डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी न लगाए। क्लियर है? तो आपको हर पेज के हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करना है। तो सर, जो जी। अभी हमने पेज बनाया वर्डप्रेस पे, जो हमारा है विंटर क्लासेस, तो उसमें भी हम्म, हम ये लगा सकते हैं? उसी में तो लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट से ही तो कॉपी किया मैंने। नहीं, ये बाय वो बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड ऑन ही था। बाय डिफॉल्ट नहीं था, आपने प्लगइन यूज किया रैंक में, या फिर या आप ऑल इन वन एसईओ योस्ट कोई भी नहीं प्लगइन सर, यूज करते हो टाइटल डिस्क्रिप्शन वाला, उसमें ऑप्शन होता है कि आपने वो यूज किया तो ये बेसिक चीज है, ये बाय डिफॉल्ट फिर वो ऐड करता है। लेकिन यदि आप प्लगइन यूज नहीं कर रहे हो, आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट मैनेज कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको ये चीज डलवानी पड़ेगी। तो आपको आता है तो आप डालो, नहीं तो डेवलपर की हेल्प से आप डेवलपर को बोलो कि मेरे को ये चीज डालनी है, बट कहाँ पे जाती है? पेज के हेड सेक्शन। ठीक है, वो याद रखना है। सर एक बार आप वापस से मेरे को पेज के बैकएंड पे दिखा दोगे कहाँ पे था ये? हेड सेक्शन पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो हेड सेक्शन मतलब टॉप पे ही दिखता है, ये रहा। को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 3 में हेड स्टार्ट हो रहा है, और नीचे कहीं पे देखोगे तो हेड क्लोज हो रहा हो। तो यहाँ पे जनरली टॉप पे ही रहता है, तो ये रहा लाइन नंबर 13 में दिख रहा है, यहाँ पे लिंक रेल इक्वल टू कैनोनिकल। ठीक है। ओके। आपको खोजने की जरूरत नहीं, कंट्रोल एफ करके कैनोनिकल सर्च करो, जहां पे भी होगा दिखेगा। लेकिन ये हेड सेक्शन पे ही होता है। ठीक है। जनरली आपको वेबसाइट में 3 सेक्शन दिखेंगे। एक हेड सेक्शन, जो जनरली यूज होता है सर्च इंजन को गाइड करने के लिए कि वो पेज किससे रिलेटेड है, मतलब हेड सेक्शन में जो भी चीज डालोगे वो यूजर्स को नहीं दिखता वेबसाइट के थ्रू, ये सर्च इंजन के लिए होता है। दूसरा होता है बॉडी सेक्शन, उसमें जो भी चीज आप डालते हो वो यूजर्स को दिखता है। और लास्ट होता है फुटर, वो भी यूजर्स को दिखता है लेकिन हमेशा वेबसाइट के नीचे होता है। ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपका जनरली वेबसाइट पे रहता है, तो हमको वेबसाइट पे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर आपको ये चीज डालना है। क्लियर है? यस सर। तो वो यस। जरूरी नहीं कि यहीं पे डालेगा। आपका हेड स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 से, सपोज क्लोज हो रहा है 100 नंबर लाइन पे, तो आप उसके बीच में कोई भी लाइन पे डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही लाइन नंबर पे होना चाहिए, हेड के अंदर चाहिए। अब वो जस्ट हेड स्टार्ट हो रहा है इसके बाद आप एंटर करके डाल दो, या क्लोज होने के जस्ट एक लाइन ऊपर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ कि आप लोगों का एससीओ ऑडिट कैसे किया जाता है, ये हुआ है कि नहीं? ऑडिट नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है। तो पहले हम एससीओ ऑडिट कैसे करते हैं वो देखते हैं, नहीं तो फिर छूट जाएगा। एससीओ ऑडिट का मतलब क्या होता है बताइए, यदि पहले मैंने बताया हो या सर ने कभी बताया हो तो। एससीओ ऑडिट का मतलब क्या होता है? नहीं, अभी सर कुछ आइडिया नहीं है। ओके। ठीक है। एससीओ ऑडिट का मतलब होता है, मैंने एक फ्लो बताया था यदि याद होगा तो, जब फर्स्ट डे मैंने क्लास ली थी। एससी ऑडिट का मतलब होता है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करने के पहले, खासकर एससीओ के लिए जब वो आता है तभी हम ऑडिट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो उसको कुछ भी रिस्पॉन्स करने के पहले हम उसकी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हमको पता चले कि उस वेबसाइट का एससीओ होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना काम करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो क्लाइंट साइड से हमको नीड है। नहीं तो पता चला हमने अभी उसको एक कोटेशन दे दिया, उसने फाइनल भी कर दिया, और बाद में काम करते वक्त पता चला कि यार एक आध दो चीज तो वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
अब बाद में आप क्लाइंट को बोलोगे कि मेरे को ये चीज ठीक करनी पड़ेगी, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, या आप करवा के दो, तो वो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले नहीं बोला। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम ऑन पेज स्टार्ट करें, ऑफ पेज स्टार्ट करें, तो आधी चीज तो वेबसाइट ने पहले से की हुई हो। पॉसिबल है ये चीजें। तो हम पहले एनालाइज करते हैं ताकि डबल डबल काम ना हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ पहले, क्योंकि उसके हिसाब से आपको काम करना है। एसईओ ऑडिट। ना, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक साइड पूरा लिखा हुआ है फैक्टर्स, मतलब जिसको हमको एनालाइज करना है। उसके बाजू में आपको दिख रहा है पेज 1, फिर सजेशन, पेज 2, पेज 3। इसका मतलब क्या है कि आप वेबसाइट में जिस भी पेज के लिए ऑडिट करोगे, पहली चीज तो ऑडिट हम उसी पेज का करते हैं जिसके लिए आप एसईओ करते हो, और एसईओ उसी पेज का करते हो जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। मतलब आपके वेबसाइट में जो प्रोडक्ट और सर्विस पेज है, या ब्लॉग पेज का आपको एसईओ करना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज का आप ऑडिट करते हैं। ठीक है। कभी भी अबाउट अस पेज या कुछ कुछ वेबसाइट में होम पेज का भी एसईओ नहीं करते। तो होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, गैलरी हो गया, एफएक्यूज हो गया, ये सारे पेज का एसईओ नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं करते, रिजल्ट नहीं आता और ना कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि कोई भी यूजर सर्च नहीं करता। तो आपको क्या करना है, पेज 1, पेज 2 जो भी लिखा है वहां पे, जिस पेज का भी आप ऑडिट कर रहे हो उस पेज का नाम लिखना है। और हर पेज के बाजू में सजेशन का कॉलम बनेगा। अभी खाली डेमो के हिसाब से एक पेज के बाजू में सजेशन लिखा है, लेकिन आपको हर पेज के बाजू में सजेशन का कॉलम रखना है, ताकि आप जब फाइनल इसमें काम करोगे उस क्लाइंट के लिए, तो आपको सजेशन को पढ़ के समझ में आएगा कि आपको उसमें क्या करना है, क्या वो चीज ओके है, या आपको उसमें काम करना है। ठीक है। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप ही की वेबसाइट लेता हूँ, और इसी पेज का मेरे को सपोज ऑडिट करना है। ठीक है। तो इस पेज का नाम क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, कोर्स। नाउ इसके बाद हो गया आपका सबसे पहला फैक्टर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पेज का टाइटल। तो हमको सबसे पहली चीज ये चेक करना है कि क्या आपके पेज में पेज का टाइटल है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा वो बात की बात है, पेज का टाइटल है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बताओ, इस पेज का टाइटल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? बताइए, इस पेज का टाइटल है या नहीं, और है तो क्या है, कैसे पता चलेगा? वही सेम सर, कंट्रोल यू करके चेक करना पड़ेगा। कंट्रोल यू करके, जी। मतलब कभी भी पेज का टाइटल पेज पे हमें नहीं दिखता, वो हमेशा बैकएंड में होता है। तो हम कंट्रोल यू करते हैं तो ये कोडिंग पार्ट आपको दिखा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज बड़ी करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है टाइटल, और जो भी टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या लिखा है वो सेकेंडरी चीज है, बट टाइटल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस, टाइटल है। अब और एक क्या उस डायरेक्टली भी टाइटल आता में, हाँ, सर, एक डायरेक्टली भी आता है ना, एक टूल्स है जो सर ने बताया था, एसईओ यस, क्विक करके। हम टूल भी देखेंगे, बट पहले पूरा मैनुअल तरीका, क्योंकि टूल का भी काम करना बंद कर दिया तो राइट। आपको वो भी आना चाहिए। टूल हम जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। अभी आप मैनुअली करने जाओगे तो हो सकता है आपको 10 का 15 मिनट लग जाए, टूल यूज करोगे तो 2 मिनट में रिपोर्ट आपके सामने। ठीक है। तो क्लाइंट के समय जब हम काम करते हैं तो हमेशा टूल ही यूज करते हैं। बट आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी टूल काम नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम आई, तब कैसे करेंगे। ठीक। तो अभी टाइटल है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यस टाइटल है। लेकिन उस टाइटल में कीवर्ड यूटिलाइज किया हुआ है क्या? यहाँ पे दिख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे विद प्लेसमेंट असिस्टेंस या प्लेसमेंट अफोर्डेबल फीस। अब आपको ये चेक करना है कि आपको पता है टाइटल का लेंथ कितना होता है, 60 कैरेक्टर। आप चेक करो कि टाइटल का लेंथ 60 कैरेक्टर है क्या। ठीक है। अब 60 कैरेक्टर है, तो जैसे कि आपने बोला टूल यूज किया, तो हम भी टूल यूज करते हैं ताकि टाइम बच जाए। हालांकि मैं आपको वो बाद में बताता, बट एसईओ को एक आप लोगों ने देख लिया है तो दिक्कत नहीं है। डायग्नोसिस पे आते तो यहाँ पे कैरेक्टर और बाय डिफॉल्ट काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइटल है,
और 66 कैरेक्टर का है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हमको चाहिए वो टारगेट किया हुआ है। अब आपको लगता है कि आप इसको और बेटर वे पे अच्छे सेंटेंस को फ्रेम करके कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो आप सजेशन में लिखोगे वी कैन इम्प्रूव पेज टाइटल। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा हुआ है, सब चीज ओके है, तो सजेशन में लिखोगे ओके, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद पेज डिस्क्रिप्शन। क्या इस पेज का डिस्क्रिप्शन है? तो इसी टूल में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यस पेज डिस्क्रिप्शन है, 160 कैरेक्टर के अंदर है, और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे प्रॉपर मेंशन किया हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, है तो यस और प्रॉपर कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो आपको लगता है इससे बेटर बना सकते हो तो सजेशन में डालोगे, अदरवाइज ओके। तो अभी मैंने बोला ओके क्योंकि प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया हो। अब एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का मतलब, क्या आपके पेज के यूआरएल में कीवर्ड है? तो यहाँ पे हम आते हैं, आपके पेज का यूआरएल क्या है, ये रहा। ठीक है। उसमें यूआरएल में कीवर्ड है यस डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स पुणे, प्रॉपर कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मतलब एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है, यस ओके। क्योंकि यहाँ पे यस और नो ही आएगा, यस तो ओके, नो मतलब हमको उसमें कीवर्ड डालना है। अब स्ट्रक्चर यूआरएल। स्ट्रक्चर यूआरएल क्या होता है? हालांकि इससे रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहने से यदि वेबसाइट बड़ी है तो हमको फोल्डर स्ट्रक्चर में रहने से या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहने से उस यूआरएल को खोजना और उसमें एडिट करना इजी हो जाता है। ठीक है। स्मॉल वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट होता क्या है ये, तो अभी जैसे कि आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसका यूआरएल क्या है, ये इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। नाउ ये जो पेज है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कहाँ पे है? कोर्स के अंदर में। जब कोर्स में क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन आएगा और उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में क्लिक करो तब आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका मेन डोमेन के बाद डायरेक्ट नहीं है, ओपन मेन्यू में नहीं है, कहाँ पे है? कोर्स का जो ऑप्शन है उस कोर्स के अंदर है। तो आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, आपका मेन डोमेन स्लैश जो भी फोल्डर है वो फोल्डर का नाम स्लैश जो आपका पेज है उसका नाम। बट अभी क्या है, डायरेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो। और आपको यदि डेवलपमेंट पे जाना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, तो आप सजेशन लिख सकते हो कि वी कैन इम्प्रूव और वी हैव टू चेंज दिस पेज यूआरएल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है। छोटी वेबसाइट है तो कर सकते हो, बट बड़ी वेबसाइट है बहुत सारे पेज में है, तो बेटर है कि रहने दो। ठीक है, क्योंकि इससे रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इफेक्ट नहीं होता ना, रैंकिंग इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लेकिन ऑडिट के समय हम एनालाइज करते हैं कि हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको ये चीज इसलिए माइंड पे बैठानी है, क्योंकि कोई वेबसाइट बनी बुनाई आपके पास आई है जिसका एसईओ करना है, तो आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास आ रहा है, वो बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है और उसको आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग भी करना है, मतलब एसईओ भी करवाना है, बाकी काम भी करना है, तो बेटर है कि उस वक्त आप उसको सजेस्ट करो कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? यस। उसके बाद है हेडिंग टैग, जो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कल मैंने रिवाइज भी कराया था। यहाँ पे H1 और H2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कल मैंने बोला था हम मेन प्रायोरिटी H1 को देते हैं, इन केस वो नहीं होता तब H2 को देते हैं। तो हमको सबसे पहला चीज चेक करना है कि वेबसाइट में H1 है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तो टूल यूज की इसी में देखते हैं, क्या दिखा रहा है, H1 नहीं है। नहीं है। ठीक है। और H2 तीन बार है, मतलब हेडिंग टैग मिसिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। और सजेशन में क्या लिखेंगे, we have to use H1 with long tail कीवर्ड। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सीनियर के पास जाता है, क्लाइंट के पास नहीं जाता, ये आपके नॉलेज के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे अपनी नॉलेज के लिए, अपने लैंग्वेज पे कोई भी सेंटेंस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ के समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट ये क्लियर ऑडिट तो है? हम लोग को ही निकालना पड़ता है ना सर, हम लोग क्या निकाल के चीज? उनको दें। और ये इसी ऑडिट हाँ करके उनको दिखाना पड़ता है ना, ये खुद निकालना हाँ, पड़ता क्लाइंट ये ऑडिट करके आप सीनियर को भेजते हो, या फिर जनरली कंपनी में क्या होता है, एक समय के बाद उनको पता चल जाता है कि आप कैसे कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको इतना सारा रिपोर्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग में नहीं बोलते। कब?
जब क्लाइंट आपके सामने बैठा है। क्योंकि क्लाइंट आपके सामने बैठे तो आप ये सब ऑडिट करोगे तो कहीं ना कहीं 5-10 मिनट लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, मेन मेन चीज क्रॉस चेक करते हैं। भले आप टूल यूज करो कोई दिक्कत नहीं, बट हम टाइटल डिस्क्रिप्शन पे फोकस नहीं करते। हम उस चीज पे फोकस करते हैं जो सही ना होने पे हमको क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब उनके साइड से हेल्प लगेगी। जैसे कि डुप्लीकेट कंटेंट। यदि वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है तो आप उस वेबसाइट का या उस पेज का कितना भी एसईओ करो, रैंक पे आने में बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट को गूगल प्रायोरिटी नहीं यस। देता है। तो इससे क्या होगा, रैंकिंग ड्रॉप होगा, या हो सकता है रिजल्ट ना आए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक कंटेंट चाहिए। अब यूनिक कंटेंट चाहिए के लिए कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, वो एसईओ के अंदर नहीं आता है। वो क्लाइंट की वेबसाइट है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेबसाइट में पहले से अधिक डुप्लीकेट कंटेंट है, उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। तो आप टूल यूज करके क्रॉस चेक करते हो, डेवलपर को बोलते हो, आपके क्लाइंट को बोलते हो कि ये कंटेंट डुप्लीकेट है, इससे काम नहीं होगा, नया कंटेंट लगेगा। या फिर कंटेंट का लेंथ कम होता है, डुप्लीकेट नहीं है बट कंटेंट का लेंथ 300-400 वर्ड्स का है या 500 वर्ड्स का है, तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो आप बोलते हो कि मेरे को और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए। ठीक है, या तो वो प्रोवाइड करे या आप करके दो, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो एसईओ में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले चेक करते हो। दूसरा, वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। ठीक है, 404 एरर, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो ब्रोकन लिंक का मतलब क्या होता है, 404 एरर, जिसपे क्लिक करने पे कोई लिंक ओपन नहीं हो रही है, एरर आ रहा है। इससे भी रैंकिंग इफेक्ट होती है। तो वेबसाइट में यदि बहुत ज्यादा ब्रोकन लिंक है तो वो काम ठीक करके देने का किसका है, डेवलपर का, मतलब आपके क्लाइंट का है। उसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम रहेगी तो उस पर आप काम कैसे करोगे, पहले तो वेबसाइट ओके करके दे। तो वो चीज एनालाइज करते हो आप। और तीसरा, एसएसएल सर्टिफिकेट। यदि वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो आज की डेट में तो जितनी वेबसाइट है जो सिक्योर नहीं है, देखना आपको एरर दे रहा है। ठीक है, कि वेबसाइट नॉट सिक्योर, आपको उसके बाद भी प्रोसीड करना है तो यस करके आप आगे बढ़ते हो, लेकिन डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट सिक्योर एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये चाह के भी आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये वहीं से आपको लेना पड़ेगा जहां से आपकी वेबसाइट की होस्टिंग परचेस की गई है। और लाइक उसके दूसरी बाद चीज, वो नहीं हो सकते। चार्जेबल होता है। उसके हाँ, बाद नहीं ले सकते, मैं हॉस्टिंग के टाइम ही ले सकते हैं। नहीं, बाद में भी ले सकते हो, लेकिन वहीं से ले सकते हो जहां से आपने होस्टिंग खरीदा है। आप अच्छा। बोलोगे मैंने गोडैडी से सर्विस ली होस्टिंग की, और बिग रॉक हो गया या होस्टिंग राजा हो गया या और भी जो वेबसाइट्स होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वहां से आप एसएसएल सर्टिफिकेट लो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपका स्पेस कहीं और पे और सिक्योरिटी कहीं और लोगे तो कैसे मेंटेन होगा। तो जहां से आपने होस्टिंग लिया है वहीं से आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। तो आप भले बाद में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा और उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो आपकी सर्विस में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो या तो वो पे करे या उसका जो चार्ज होगा वो आपको दे दे, एक ही मतलब है। लेकिन वो आपको देखना है। तो ये जो दो तीन चीजें हैं, ये आपको एनालाइज करके देखना है। बाकी चीज सही हो या ना हो, हमको मिला है काम एसईओ करने का, और वैसे भी ये वन टाइम प्रोसेस होता है। तो वो काम हमारा है, हमको करना ही है। टाइटल डिस्क्रिप्शन सही होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी हमको करना है। उससे प्राइस का कोई वेरिएशन नहीं होता है। यदि ये सब किया हुआ है या आधा किया हुआ है तो आप यदि 10,000 रुपये चार्ज ले रहे हो तो अभी 8,000 लोगे या 5,000 लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऑन पेज वन टाइम प्रोसेस होता है और ऑफ पेज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसी का मेन चार्ज होता है। ठीक है, बट फिर भी हम ऑडिट इसलिए करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम काम करना चालू कर, डेवलपर को हमने पूरा रिपोर्ट बना के दे दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो पहले चीज तो रिपोर्ट बनाने में टाइम लगेगा। दूसरा, जब डेवलपर इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो देखेगा पहले से टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सब चीज है, डबल मेहनत हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑडिट पूरा करते हैं, लेकिन क्लाइंट के समय हम वो दो चार चीज पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम अभी देखते हैं। हेडिंग टैग तक क्लियर है? यस। उसके बाद है पेज लोडिंग टाइम। तो पेज टाइम के लिए हम यहाँ पे, तो ये वाला टूल तो आपको नहीं देगा बता के, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, गूगल का एक टूल है, कौन सा, गूगल पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो भी आपका यूआरएल है, जैसे कि सपोज ये जिस पेज के लिए कर रहे हो उस पेज का यूआरएल कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और एनालाइज। गूगल का टूल है तो फ्री भी है, और आपको सही ऑप्शन बताएगा, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रहे हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप। तो ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि आपके पेज का स्पीड कैसा है, मोबाइल में कैसा है और डेस्कटॉप में कैसा है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर देता है, यहाँ पे कितना टाइम लेता है वो नहीं बताएगा, यहाँ पे स्कोर देगा। यदि आपका स्कोर दोनों में, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में बिलो 50 है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस है, आपको वेबसाइट के स्पीड में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मोबाइल में परफॉर्मेंस बोल रहा है 39%, मतलब पुअर परफॉर्मेंस है, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो एक बार फिर भी रैंक पे आ जाएगी, लेकिन मोबाइल में रैंक पे आना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। यही चीज हम डेस्कटॉप में जाते हैं तो क्या दिखा रहा है, 48%, उससे ज्यादा है लेकिन 50 से नीचे है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम 60 प्लस रहे। हालांकि 50 से 89 तक यदि आपका आता है तो एवरेज के बीच में आता है, और 90 से 100 के बीच मतलब एक्सेलेंट होता है। बट हमको कोशिश करना है कि एकदम ज्यादा अच्छा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर चांस है। स्टैटिक वेबसाइट है सिंगल पेज की तो आप 100 तक या 90 प्लस पहुंच जाओ, लेकिन यदि मल्टीपल पेज वेबसाइट है तो 70, 80, 85 उसके ऊपर जनरली जल्दी नहीं जाता। तो आपको 60 के ऊपर ही रहना है, 70, 80, 85, 90 जितना हो अच्छी बात है, लेकिन 60 से नीचे मतलब हमको वेबसाइट की स्पीड में काम करना है। अब स्पीड का प्रॉब्लम दो तीन चीजों से होता है। या तो आपने जहां से सर्विस होस्टिंग लिया हुआ है वो होस्टिंग प्रोवाइडर की सर्विस अच्छी नहीं है, या हो सकता है आपने शेयर्ड होस्टिंग ले लिया है, वो 10 वेबसाइट को सर्विस दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को भी ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो एक तो होस्टिंग सब प्रोवाइडर के थ्रू होता है, स्लो होने का रीजन। दूसरा, आपने अनवांटेड कोड वेबसाइट में बहुत सारा डाल के रखा होगा। मतलब कई बार क्या होता है, खासकर जो डेवलपर जब काम करते हैं, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं तो हमको पता है। ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, आज की डेट में प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन कोई नहीं करता, सब वेबसाइट डेवलप करते हैं, मतलब रेडीमेड थीम पे काम करते हैं। उसका रीजन भी है, क्योंकि एक वेबसाइट को डिजाइन करके क्लाइंट के हिसाब से बनाने में जो टाइम लगेगा उतना पेमेंट क्लाइंट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, उसकी नीड के हिसाब से उसको जो जैसा पसंद है वैसा एक टेम्पलेट उनको फॉरवर्ड करते हैं। उनको वो डिजाइन पसंद आती है तो फिर उसमें क्लाइंट की नीड के हिसाब से ऑप्शंस मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कम ज्यादा करना है, ऐड करना है, मतलब डेवलपमेंट का काम होता है, लुक एंड फील एज इट इज रहता है रेडीमेड टेम्पलेट पे। तो कभी कभी क्या होता है, लोग कमेंट करते जाते हैं, कमेंट मतलब वो कोड काम नहीं करता और वो सेक्शन वहां से हट जाता है, लेकिन डिलीट नहीं करता कि फ्यूचर में यूज हुआ तो। और लास्ट में जब उसको लाइव करना रहता है तो वो कमेंट वाले कोड क्या करते हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अनवांटेड कोड वेबसाइट में पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन वेबसाइट में है, तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है कि उतने सारे कोड को भी लोड करना है। तभी तो पता चलेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, आप इमेजेस यूज करते हो, अब अच्छी क्वालिटी में इमेज दिखानी है तो आप हाई रिजोल्यूशन इमेज यूज करते हो, तो उसको भी लोड होने में टाइम लगता है। आपने यदि एनिमेशन यूज किया हुआ है, आपने वीडियो यूज किया हुआ है, तो ये सारी चीज को ओपन होने में क्या करता है, टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट की स्पीड में फर्क पड़ता है। और खाली वो नहीं, आपको यहाँ पे भी आपको बताएगा, ये रहा डायग्नोसिस करके, कि आपको ये टूल बता रहा है कि क्या क्या चीज आप ठीक कर लोगे जिससे आपकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। तो ये टेक्निकल चीजें हमें समझ में नहीं आएगी, तो आप डेवलपर को ये लिंक भेज दो कि ये सारे एरर आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने से ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो डेवलपर इसको चेक करके क्या करेगा, अलग अलग कोड में जाके उसको ऑप्टिमाइज कर लेगा और वेबसाइट की स्पीड ठीक कर लेगा। लेकिन ये डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये चीज हम पहले ही देख लेते हैं कि वेबसाइट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लाइंट के साइड से प्रॉब्लम है क्लाइंट करके देगा, नहीं तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट देगा उसको करने का। ठीक है। तभी यहाँ पे क्या है, स्पीड पुअर परफॉर्मेंस, यानी यहाँ पे लिख देंगे पुअर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी हैव टू इम्प्रूव पेज स्पीड इन बोथ द डिवाइस। ठीक है। फिर HTML वर्सेस टेक्स्ट रेशियो जो हमने कल देखा था। ठीक है। तो ये जो टूल आपने यूज किया एसईओ क्विक, यहाँ पे आपको बता देगा HTML वर्सेस टेक्स्ट रेशियो, ये क्या दिखा रहा है, 35.35%। मिनिमम कितना है, 15%, उसके ऊपर है। 35% है मतलब ओके है, हमको उससे ऊपर चाहिए, बट 35% भी है तो ओके, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओके। ठीक है। अब क्लाइंट के हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हो कि यदि आप 100-200 वर्ड्स और बढ़ा दो तो 35 का 40% पहुंच जाएगा।
तो उतना सा यदि आप कर सकते हो तो ठीक, और आपको लगता है क्लाइंट ऐसा है कि थोड़ा बहुत उसको बोलने पे वो करवा देगा, तो क्लाइंट को आप बोल सकते हो। अदरवाइज 35% जो बाउंड्री लाइन है वो ओके है, तो चल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अल्ट। अल्ट टैग का मतलब क्या है? इमेज के लिए, जैसे मैंने कल बोला था, तो यहाँ पे दिखा रहा है वन इमेजेस विदाउट अल्ट टैग, मतलब वेबसाइट में एक ऐसी इमेज है जिसमें अल्ट टैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्ट टैग नहीं है, अल्ट टैग एक में मिसिंग है, बाकी में अल्ट टैग हो सकता है, लेकिन अल्ट टैग में कीवर्ड है कि नहीं वो मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि इस पेज का ये बैकएंड है, यहाँ पे हम आते हैं तो कंट्रोल एफ, ए एल टी अल्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में, तो यहाँ दिखा रहा है एक इमेज है, अल्ट टैग यूज किया है लेकिन ये ब्लैंक है, शायद इसीलिए वहां पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अल्ट टैग है बट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है? कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है क्या? अल्ट टैग यूज किया हुआ नहीं है, तो वी हैव टू यूज अल्ट टैग विथ प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड कीवर्ड्स। ठीक है। इंटरनल लिंक बैकलिंक अभी पढ़ा नहीं, इसलिए उसको स्किप कर दो। ठीक है, जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपका कीवर्ड डेंसिटी, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितनी बार कीवर्ड आपके पेज में यूज हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। हालांकि आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है डेंसिटी, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 4 वर्ड्स टेबल आपको दिख रहा है, लेकिन आपके वेबसाइट में जो कीवर्ड है, जैसे कि आप दिख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन, ठीक है, लेकिन इन नहीं ना, इन पुणे 5 वर्ड का कीवर्ड है आपका, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ड तक का ले रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेंसिटी नहीं मिली, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे? वेबसाइट में आ जाओ। अब आपको ये कीवर्ड तो यहाँ दिख ही रहा है, बट इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एफ करके फाइंड, तो क्या दिखा रहा है? 4 बार इस पेज में यूज हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग 4 बार इस पेज में यूज हुआ है। तो एक वर्ड्स कितने, एक कीवर्ड कितने वर्ड्स का है? 5, मतलब 20 वर्ड्स यूज हुए। ठीक है। और कितने वर्ड्स का कंटेंट है आपका? तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एम एस वर्ड में डाल देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने वर्ड्स का है। पौने 8 हो रहा है ना? फिर घर में कोई कुछ बोले नहीं, वो भी देख लो, क्योंकि पौने 8। ठीक है, ये हमने अभी के लिए पूरा पेस्ट कर दिया। बट आपको पता होगा नीचे नंबर ऑफ वर्ड्स दिखाता है, क्या दिखा रहा है? 261 वर्ड्स के कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है। अब यदि मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूं, तो फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन कीवर्ड, तो कितना है? मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ। ठीक, इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा? 20 वर्ड्स का है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 261 वर्ड्स का कंटेंट है, 261 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या निकल जाएगा आपका? फॉर आपका कीवर्ड डेंसिटी क्या दिखा रहा है? 7%। ठीक है, 7.66%। कितना होना चाहिए? 2 to 3% मैक्स, मतलब ये ज्यादा है। तो हम यहाँ पे सेशन में लिखेंगे क्या? वी हैव टू रिड्यूस, अभी के लिए तो रिड्यूस करना है, बट कंटेंट का जब लेंथ हम देखेंगे तो हमको पता है कंटेंट का लेंथ कम है, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा वहां पे। बट अभी के हिसाब से क्या है? 8% यूज हुआ है, तो वी हैव टू रिड्यूस, आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो रैंकिंग ड्रॉप होने का चांस है करेंट कंटेंट के हिसाब से। तो आप प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वी हैव टू रिड्यूस, बिकॉज अभी का करंट का जो कंटेंट है वो आपका लिमिटेड है। यदि कंटेंट इंक्रीज करते हो तो ये बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद ब्रोकर लिंक आपने अभी देखा नहीं है, उसके ऊपर क्या है? डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, या कॉपीड कंटेंट है कि नहीं। तो इसके लिए भी एक टूल, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टूल है वो आपको नहीं बताएगा, तो आपके पास एक टूल होता है क्या? कॉपी स्टेप। और जो भी पेज के लिए काम करो, उस पेज का यूआरएल कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट और गो।
क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं आया, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कॉपीड नहीं है। यदि कॉपी होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, और कौन कौन से वेबसाइट से कॉपी किया होगा उसका यूआरएल भी दिखाएगा। बट क्योंकि आप फ्री टूल यूज करो, ये क्या है, ये फ्री टूल है, तो चांसेस है कि 100% एक्यूरेट ना बताए। तो आप क्या करोगे, जब भी फ्री टूल यूज करते हो तो 2 से 3 टूल यूज करो और उसका एवरेज निकालो। जैसे कि ये वाला नहीं बताया, तो एक दूसरा टूल यूज करते हैं, कौन सा? प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट चेकर है, प्लेगरिज्म चेकर है, बहुत सारी वेबसाइट है। स्मॉल एसईओ टूल है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, नीचे एम नॉट रोबोट, और चेक प्लेगरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्री टूल है 1000 वर्ड्स तक के कंटेंट का फ्री में चेक करके देता है। तो हमको पता है कंटेंट बहुत, ठीक। तो ये स्कैन करो, पीछे आपको कितना क्या है। अभी उसने ट्रैक नहीं किया, यहाँ पे दिखा रहा है 100% यूनिक है, क्योंकि पीछे ओपेसिटी कम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 या 3 टूल या 4 टूल यूज करके करोगे। पेड टूल है तो आप एक में ट्रस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 3 फ्री टूल यूज करके एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये, तो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है नो, तो यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, सजेशन में ओके। बट हमको पता है कंटेंट का लेंथ कम है, तो आपको कंटेंट लेंथ बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट। ठीक, ब्रोकन लिंक आप लोग का हुआ नहीं है। नेक्स्ट, एसएसएल सर्टिफिकेट। ये आपको देख के समझ में आ जाएगा, जैसे कि आपकी ये रहे, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, मतलब सिक्योर नहीं है। और दूसरी चीज, आप इन केस नहीं भी लिखा हुआ है तो यूआरएल कॉपी करके कोई भी खाली स्पेस पे आप पेस्ट करो। यदि आपका एस टी टीपी आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है। यदि एस आता मतलब वेबसाइट सिक्योर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिक्योर नहीं है, नो। तो यहाँ पे वी हैव टू परचेस और कॉन्टेक्ट क्लाइंट लिख देता हूँ, ताकि आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, ठीक है। इसके चार्जेस भी होते हैं ना सर? इन, हाँ, चार्जेस भी होते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एसएसएल का चार्जेस भी होता है क्या आगे उसके बाद? हाँ, चार्जेस होता है, ये कम से कम मान के चलो 1000 से 1500 रुपए पर ईयर का चार्ज लगता है, ओके। ठीक है। GoDaddy 99 रुपीज पर मंथ का चार्ज लेता है, और कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है वो कुछ अलग लेते होंगे, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज 1000 1500 2000 रुपए के अंदर आपको ईयरली आपको HTTPS मिल जाता है, ठीक है ना। इन केस यदि वेबसाइट सिक्योर है, एक भी पेज में आपको दिख रहा है मतलब सारे पेज, क्योंकि ये जो मिलता है ये ओवरऑल पूरी वेबसाइट के लिए मिलता है। तो आप सपोज ये एक जगह आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जितने भी पेज के लिए आप काम करोगे उसी वेबसाइट के, तो बिना देखे आप उसका आंसर सब में एक ही जैसा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक में है मतलब सब में है, एक में नहीं मतलब किसी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो वेबसाइट लेवल पे होता है। सेम विथ कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन मतलब कल जैसे हमने डिस्कस किया था, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, जो भी है। तो आपकी ये जो करंट वेबसाइट है इसमें नीचे तक आते हैं हम, तो ये एक इनरोल नाउ का बटन है, तो ये भी कॉल टू एक्शन बटन में आता है, बट एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, बट प्रॉपर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव टू यूज मोर कॉल टू एक्शन बटन, CTA, ठीक है, या प्रॉपर कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। अभी एक्चुअली कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए कॉल टू एक्शन बटन ऐसे रैंडम आप लोगों ने डाला है। बट एक्चुअल में हम जब एनालाइज करेंगे तो आपको प्रॉपर देखना है, ठीक है। एस साइट मैप आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए इसके लिए छोड़ दो। कैनोनिकल टाइप आप लोगों ने पढ़ लिया है और है, हमने चेक कर लिया था। तो यस, नहीं होता तो नो लिखते और सजेशन लिखते कि वी हैव टू यूज, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, वेब मास्टर ये आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी इस पॉइंट को भी छोड़ दो, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
ये भी होगा तो पूरी वेबसाइट के लिए होगा, एक्सएमएल साइट में भी होगा तो पूरी वेबसाइट लेवल पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। देन मोबाइल फ्रेंडली, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, तो सीधा स्क्रीन की साइज छोटी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा ये रहा। ठीक है, सारे कंटेंट एडजस्ट हो गए, नीचे यदि लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है। या फिर आप खाली स्पेस पे माउस का राइट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन उसमें क्लिक करो, ऑटोमेटिक स्क्रीन की साइज छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे भी अप एंड डाउन का ऑप्शन आएगा। ऊपर में अलग अलग डिवाइस का ऑप्शन है, आप जो भी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे उस डिवाइस के रिजोल्यूशन के हिसाब से ले लेगा। और आपको नीचे लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। और यदि आप ये टूल यूज कर रहे हो एससीओ क्वैक, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, कौन सा, ये मेटा व्यू पोर्ट, यदि ग्रीन कलर में टिक आ रहा है मतलब वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, तो यस, और ये भी होगा तो पूरी वेबसाइट के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंडिविजुअल पेज कभी मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, वेबसाइट या तो पूरी मोबाइल फ्रेंडली बनेगी या तो एक भी पेज नहीं होगा, इसीलिए वो ध्यान रखो। स्पेलिंग मिस्टेक, एमएस वर्ड में आपको पता है पूरा कोड कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, यदि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे नीचे ये रेड लाइन आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो ग्रीन लाइन आती है, आप वो यूज कर सकते हो। या ग्रामरली यूज कर सकते हो, फ्री टूल है गूगल का। ग्रामरली में आपको एरर के साथ साथ उसको करेक्शन भी बताएगा कि उसको क्या करेक्ट कर सकते हो, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे तो अभी हमको दिख रहा है इसलिए हम लिख देते यस, मिस्टेक है, और वी हैव टू सॉल्व। ठीक है। सोशल शेयरिंग बटन जनरली किसी प्रोडक्ट पेज पे नहीं होता, ये आपका ब्लॉग पेज पे ज्यादातर होता है। और होगा भी तो वो पेज के जो भी आपका आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के नीचे होता है, या कैसे होता है मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, एसडीएम में होगा। ब्लॉग पे आता हूँ, कोई भी एक ब्लॉग ओपन करते हैं। ये दिख रहा है, जैसे ही ब्लॉग खत्म हुआ यहाँ पे पोस्ट, शेयर पोस्ट वाया फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन, तीन ऑप्शन दिया है, इंस्टाग्राम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ये जनरली सोशल मीडिया बटन्स की जैसा ही दिखता है, लेकिन जब आप इसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, ये सोशल मीडिया में शेयर होने के लिए पॉपअप आ जाएगा। क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है इनका। ओके, ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा है अभी, मतलब प्रॉब्लम है इनके वेबसाइट में, कोई नहीं। बट इसमें क्लिक कर दे तो क्या होता है, एक पॉपअप आता है जिसमें आपका यदि फेसबुक इंस्टाग्राम लॉगिन है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रोफाइल आ जाएगा, जैसे हम नया पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगा, और इस पेज का यूआरएल और प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ ऑटोमेटिक पोस्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग बटन। ठीक है। सोशल बटन जो होता है वो एकदम टॉप पे होता है, या तो एकदम नीचे फुटर पे होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई पेज ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ होम पेज पे आ गया, नीचे आता हूँ तो ये जो दिख रहा है फॉलोअर्स ऑन, दिखता है एक जैसा ही है, लेकिन ये सोशल बटन है, क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो प्रेजेंस है वो जाएगा या अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये जो होता है ये सोशल बटन होता है, लेकिन वो जो होता है सोशल शेयरिंग बटन होता है, मतलब कोई भी कंटेंट हम सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक उसका पूरा पोस्ट रेडी कर देता है। ठीक है। तो वो या तो आर्टिकल के जस्ट पहले होता है या आर्टिकल खत्म होने के जस्ट बाद होता है, या आपका ये जो कॉर्नर है दोनों पेज का लेफ्ट और राइट, वहां पे हॉरिजेंटल खड़ा मिलेगा, एक के नीचे एक आइकन होता है जो वॉल से चिपका हुआ रहता है, या तो लेफ्ट में या तो राइट। ठीक है। इसके अलावा और भी कहीं नहीं मिलेगा। तो जनरली वो एप्लीकेबल नहीं होता है हर पेज में, जनरली खाली ब्लॉग पेज में ही होता है, बट कुछ कुछ लोग वहां पे भी डाल देते हैं, तो अभी हम यहाँ क्या लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल, तो इसको आप छोड़ देंगे। सोशल बटन होना चाहिए। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है तो यस, सोशल बटन आपकी वेबसाइट में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में और बॉटम पे नहीं है, मतलब सोशल बटन नहीं है, तो वी हैव टू यूज, आपको यूज करना चाहिए। ठीक है। रोबोट डॉट टीएक्सटी भी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए इसको भी अभी छोड़ दो, नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक के जितना भी हमने देखा, नो डाउट मैन्युअली कर रहे थे और आप लोगों को समझाना था करके इतना टाइम लगा। अदरवाइज जब हम टूल यूज करेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपका एक पेज का ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसी चीज जो समझ में ना ही हो तो पूछ सकते हो, कि बिना ऑडिट के आप एसईओ पाओगे किसी के लिए भी। बताइए, क्लियर है? तो कोई डाउट है? नो सर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये ऑडिट करना है, मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, उस वेबसाइट, ताकि मेरे को भी समझ आएगा कि आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों को भी समझ आएगा। खाली ऑडिट नहीं करना है, आपको ये भी एनालाइज करना है कि उस वेबसाइट में कितने पेज का एसईओ होगा, यदि आपके पास वो क्लाइंट आता है तो। और उसमें से जो भी पेज आपको मिलते हैं, कि फॉर एग्जांपल 5 पेज का एसईओ होगा, 10 पेज का एसईओ करना चाहिए, तो उसमें से जिस पेज का एसईओ करना चाहिए आपको लगता है, उसमें से कोई भी एक पेज का ऑडिट आपको अभी करना है। ठीक है। लेकिन पहले ये एनालाइज करना है कि उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके, कि कितने पेज का एसईओ होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो आपके लिए एक वेबसाइट है क्या, ये ये एक वेबसाइट है, मैं आपके चैट पे डाल देता हूँ। ठीक है। इसको एनालाइज करना है और आपको बताना है कि इस पेज का, मतलब इस वेबसाइट का एसईओ होगा कि नहीं होगा, तो कौन से पेज के लिए एसईओ होगा, और उस पेज का आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। ठीक है। तो आपके पास 15 मिनट है मैक्सिमम। अब आप टूल यूज करना चाहते हो या मैनुअल करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन कैसे करोगे वो बताओ, क्योंकि कल तो किसी ने काम नहीं किया था। तो इंडिविजुअल करोगे या कोई एक करेगा और बाकी लोग उसको गाइड करोगे, कैसे क्या करना है? सर मैं कर सकती हूँ। ठीक है। बाकी लोग क्या करोगे, रिप्लाई करोगे या इंडिविजुअल करोगे, कैसा है? रिप्लाई करते हैं सर, हम लोग भी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं एक्सेस दे रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन शेयर करो। चैट पे मैंने डाल दिया है इसका यूआरएल। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को एनालाइज करना है। फॉर्मेट भी मैं एक बार आपके चैट में डाल देता हूँ, ताकि उस फॉर्मेट, हाँ, वो फॉर्मेट एक बार सेंड कर दीजिए। हाँ मैं सेंड कर देता हूँ, उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया, चैट में डाल दिया। अब मैं एक्सेस बना देता हूँ। ठीक है साक्षी जी, आपको होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर करो। पंद्रह ठीक है। मिनट का टाइम है, 15 मिनट के अंदर टास्क कंप्लीट करना है।
सर ने एसईओ क्विक का यूआरएल, इसका वेबसाइट का यूआरएल इसमें डाला था क्या? एक्सटेंशन में नहीं है क्या आपके? हाँ। आपके एक्सटेंशन में होगा। ये तो सारा वही है ना, वन पेज ही खुल रहा है ना? की पेज। क्या? और इसका यूर अभी एसईओ के पे जाइए ना, इसमें सारा नहीं, बट हमें किसका वो करना है ऑडिट? पेज तो नहीं दिख रहा है इसमें एक भी। हाँ, क्योंकि तो वन पेज ही वही लग रहा है, सारा एक साथ ही डाल रखा है। कंपनी प्रोफाइल। खुल के होम पेज पे ही आ रहा है ना? हाँ तो फिर हम इसी का ही करते हैं। हाँ, उसका वेबसाइट के पूरा वेबसाइट का करना। पेज नहीं है उसमें। हम्म, स्क्रॉलिंग पेज है वो। मतलब सेम पेज पे ये तो स्क्रॉलिंग वेबसाइट हो जाएगा। एसईओ फ्रेंडली नहीं है ना ये? यूआरएल में कीवर्ड यूज्ड है। नहीं। हाँ नहीं। हाँ, तो देन इट्स नॉट बी फ्रेंडली वन।
ओके लिख दे उसके वो सजेशन में। इसमें H1 में 6 times यूज हुआ है, तो ये इज इट ओके? कल ही कुछ बोला था ना सर ने, 2 to 3% ही यूज होना चाहिए हमारा कीवर्ड। हेडिंग टैग बोल रही हूँ मैं। हाँ। हेडिंग वाला कंट्रोल यू करके आप देख सकते हो। उसमें आ रहा है ना हेडिंग का इधर। बट वो 6 नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब ज्यादा क्या? H1 जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं ना, उसमें आते हैं ना, तो 60 होना चाहिए ना, 60 के पहले। क्या बोल रहे हो, एक बार आप बताना, मैं जाती बैक एंड पे। H1 इसमें देखना क्या है, कितना, कितने वर्ड्स का है वो। कुछ दिख नहीं, इसमें है नहीं कुछ। H2 का दिख रहा है। H1 में क्या बोल रहे हो आप करने को H1 के लिए? नहीं, वो वर्ड्स का बोल रहा हूँ, उसमें 6 ही दिखा रहा है ना टोटल H1 का। हम्म। और वो H1 प्राइमरी में आता है, प्राइमरी कीवर्ड्स में। ठीक है, आपको नो लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है? मैंने तो ये यस लिखा है H1 में। ठीक इस है। वजह से हाँ बना ठीक। दो। स्क्रॉल करिए।
अरे ठीक है, ये इसका 42 है ना। हाँ, कितना होना चाहिए? 15, 15 से ऊपर होना चाहिए, बट 42 दिखा रहा है इसमें, ठीक है। हम्म, नहीं बट 42 ठीक, 15 से कितना ज्यादा बोले सर? 35 था उस वाले में, जो हम्म। वेबसाइट वाले में 35, बट वो ठीक तो बोले, तो वो बोले थे 15 से ऊपर होना चाहिए। इसमें ऑल टैग नहीं है क्या? कहीं कहीं पे ब्लैंक है ना ऑल टैग?
आप में से कोई ये कर सकता है क्या कॉपी? सर ने इसमें से कीवर्ड कहाँ से निकाला था? क्या बोल रही? कीवर्ड कहाँ से निकाला था जो हमें डेंसिटी? से निकाला था बताओ। कीवर्ड्स पेज पेज में से निकाला था। तो कंट्रोल नहीं, पेज से। कीवर्ड कीवर्ड डेंसिटी की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ, तो पेज में था ना, पेज में वहां पे सर्च किया तो फाइंड में कंट्रोल। कौन सी ईयर जो मैंने खोल रखा है पेज? हाँ, कीवर्ड्स इसमें नहीं मिलेगा, साइट पे मिलेगा आपको। यहाँ पे कंट्रोल फाइंड फाइंड वाला ऑप्शन पे जाइए। हम्म। इस पे करना पड़ेगा, वो कीवर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा, बट कीवर्ड तो इसमें कुछ नहीं। ये ऊपर वाला क्या है? स्क्रॉल अप 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 अप, थोड़ा सा डाउन। ये क्या है? रेटिंग्स रेलिंग क्या है? ये फाउंडेड टू ट्राईपुर। हाँ, ये हो सकता है, ये ले सकते हैं। ये है क्या कीवर्ड्स में? त्रिवेणी स्टील। कहाँ पर देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, इसको इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कीजिए। ये सारे सारा सारा कॉपी। कहाँ पर पेस्ट करना है इसको? वहीं पे जा, फाइंड पे। हाँ, इसको कॉपी वहाँ पे पेस्ट, फिर उसमें दिख जाएगा कितने हैं ये। हाँ, ये है ना। कितना दिखा? 9 था वो तो, बट ये और 9 भी। है ना? 9 है ना? 9 दिखा रहा है इसमें। नहीं तो बस यही वाला कीवर्ड देखना है और भी कुछ हाँ, देखना है? डेंसिटी यही है ना। आई वर्ड 3 था ना? वो फार्मूला क्या था मैं भूल गया। 7 divided by 93.
फार्मूला मालूम है आपको? मुझे तो नहीं क्या है। ये मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो। ये था ना, कुछ नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वो वर्ड्स। 93 आपने क्या डाला, 593 है क्या? हाँ, कंटेंट इधर। अच्छा, वर्ड पे पेस्ट किया आपने। हम्म, 593। ठीक है, और उसको- वो वाला फॉर्मेट है क्या आपके पास? कौन सा? जो सर ने भेजा है उसमें फार्मूला पता चलेगा? ये सर का ही है जो सर ने मैं भेजा है। अच्छा, वो हटा दिया। नहीं नहीं, जिस पे हमें वो करा रहे थे, दिखा रहे थे। क्या? नहीं वो नहीं, वो सीट नहीं दिखा रहे थे इसमें किसी सर और। भेजा है। हाँ नहीं, नहीं। इसको छोड़ दो अभी, पूछ लेंगे सर से। क्या था ये वेबसाइट? कॉपीज की। नहीं, लॉक वाला, लॉक वाला। कॉल टू एक्शन। सोशल वाला देख रहे हो क्या? नहीं, कॉल टू एक्शन में बोलेंगे ना ये है क्यों। कॉन्टेक्ट अस है ना नीचे मैप के। हाँ, तो बट फ्री कोटेशन तो हो रहा है। है ना, गेट कोटस भी है, गेट फ्री कोटेशन भी है। कॉल टू एक्शन है ना?
हाईलाइट हो रहा होगा, हम्म कहीं हाईलाइट हो रहा होगा कॉनिकल वाला। आपका लेफ्ट वाला दिख नहीं रहा है मुझे इधर। नहीं दिख रहा आपको मेरा स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है, लेफ्ट वाला जो टेक्स्ट, हाँ ठीक है। नहीं, ये लिंक स्पेलिंग सही है ना कॉनिकल का? CO होगा साक्षी, CA लिखा है आपने। हाँ ये हाँ। CON होगा ना, कॉनिकल। कैनोनिकल। कैनोनिकल ही है, बट हाँ, इसमें तो 0 सर्च दिखा रहा है, इट्स मीन वो नहीं है। स्पेलिंग कुछ है उस पे। पढ़ते हैं। वो एक्सेल वाला फाइल देखो ना, उसमें एग्जैक्ट होगा स्पेलिंग। नहीं है। वो SEO वाला जो किया था उसमें दिखा रहा था शायद। SEO का जो किया था ना आपने, एक वेबसाइट SEO, हाँ इसमें भी तो था ही लिखा हुआ। नो, नो नहीं है। नो, नो conical tag set to this page. कैन। उसका कंट्रोल यू करके देखो साइट का, वो में एक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो साइट पे जाके। हाँ, छोटा करके देखो एक बार, मिनिमाइज और अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा? साइट को एक बार मिनिमाइज कर लो। या कंट्रोल यू करके देखो एक बार, हाँ ठीक है। नहीं, हाँ बट ठीक तो है, बट वो मेन्यू नहीं आ रहा है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है ये, क्योंकि वो मेन्यू नहीं आ रहा है आपका। स्क्रॉल नहीं हो रहा पूरा। हाँ, वो मेन्यू भी नहीं आ रहा पेज वाला। कौन सा मेन्यू? ये हाँ, आता है ना राइट साइड, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। नहीं तो आप वो नहीं है ना ये, आप बट द टूल्स, नहीं टूल्स पे भी एक बार चेक करके देख लो। एक ये तो टूल होता है ना मोबाइल फ्रेंडली टूल्स। हाँ, वो उस पे इसमें तो आ रहा है। साक्षी डायरेक्ट मोबाइल फ्रेंडली टूल्स पे चेक कर लो ना, उस पे पता चल जाएगा हमें। ये वाला जिसमें मैंने अभी खोल रखा है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कोई एक मोबाइल स्पेसिफिक फ्रेंडली। टूल होता है मोबाइल फ्रेंडली टूल्स। अब गूगल कर लो इसको। टूल्स या टेस्ट क्या करूँ? हाँ, स्टार्ट टेस्ट नीचे। स्पेलिंग मिस्टेक, इसको सुनना है। स्पेलिंग मिस्टेक, कलर्स। है स्पेलिंग मिस्टेक। यस, सॉल्व इट कर दीजिए। साक्षी वो सजेशन वाले बॉक्स में लिख दो आप जो भी डिटेल लिख रहे हो। ये सॉल्व इट कर दीजिए, हाँ। शेयरिंग, एक सेकंड, ये क्या था? नहीं है, नहीं है, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है आपका।
28 ही दिखा रहा है। हम्म, क्या लिखना सजेशन में? ठीक है, यस कर दीजिए, इसमें तो है ना। हम्म, और स्क्रॉल करके फुटर पे भी चेक कर लो आप, इसमें भी है। सोशल बटन वही सेम थिंग, सेम चीज है। और सोशल शेयरिंग बटन भी यही लिखेंगे क्या? कि हाँ ब्लॉग। दोनों, क्योंकि उसमें लॉगिन नहीं है ना कोई, इसलिए। वी आर डन। एक कॉनिकल वाला एक बार देख लो, एक बार है क्या। अभी चेक चार्ट। तो नो आया था उसमें। हाँ, इसमें नो था ना? कंट्रोल यू करके देख लो, है ना, इसमें दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। नहीं है। टेक्स्ट वर्सेस HTML। नहीं, आप सर बताएंगे। नहीं, ये सेवेंथ वाला आपने किया क्या? यस। ओके। ये वाला हम्म। देखा था ना, शायद हमने 42% कुछ आया था। नहीं वो नहीं था, वो इमेज के साथ वो एक लिंक होता है ना। ये बोल रहे हो ना, टेक्स्ट वर्सेस हाँ ठीक एचटीएमएल? है। ओके ठीक है। सर एक बार आप देख लो। ठीक है। पहली चीज, इतने से चीज के लिए आप लोगों ने टाइम लगाया, ठीक है। वो मिला नहीं इसको फर्स्ट टाइम। दूसरा, टाइम लगा वो तो अपनी जगह है, बट थोड़ा सा बिना सोचे आप लोगों ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ऑडिट करना, ठीक है। मतलब स्क्रीन शेयर करो बताता हूँ, मतलब होस्ट चेंज करो बता। ठीक है, ये होस्ट चेंज करोगे तो स्क्रीन शेयर होगी मेरी। नो। जब आपको टास्क दिया गया तो सबसे पहला काम आपका क्या था? ये चेक करना कि सामने वाले का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। बिना चेक किए आपने क्या किया, सीधा ऑडिट करना चालू कर दिया। ये बस चेक किया कि सामने वाले की वेबसाइट सिंगल पेज है कि मल्टीपल पेज। आपने अलग अलग मेन्यू में जाके क्लिक किया तो आपको पता चला कि ये सिंगल पेज वेबसाइट है, नया पेज ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक बार चेक करते कि इनके पास प्रोडक्ट्स कितने हैं। हम्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है। स्टील रेलिंग हो गया, ग्लास रेलिंग है, एल्यूमिनियम रेलिंग है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है। और इनके पास सबका सेपरेट पेज है क्या? है ना सर। नहीं है। तो इसका एसईओ होगा क्या? नहीं होगा। और नहीं होगा तो फिर हमको ऑडिट करना ही नहीं है, काम खत्म हो गया हमारा। ओके। लेकिन आप लोगों ने आधा घंटा ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज कि चलो आप ऑडिट कर भी रहे हो, तो पहले ये तो डिसाइड करो कि इस करंट वेबसाइट का यदि मेरे को एसईओ करना है, और क्योंकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स के सेपरेट पेज नहीं है, तो मैं करना भी चाहूं तो मैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए काम कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास एक पेज है, मतलब एक ही टाइटल होगा, एक ही डिस्क्रिप्शन होगा। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए काम करोगे उसके हिसाब से आप कीवर्ड एनालाइज करोगे ना। आप लोगों ने जो कीवर्ड का सिलेक्शन किया वो भी गलत है। आपने त्रिवेणी स्टील जो निकाला है वो कंपनी का नाम है। ओके। आइए आइए, बस 2 मिनट में। ठीक, बैठिए बैठिए। तो ये जो कंपनी का नाम आप लोगों ने निकाला है त्रिवेणी स्टील, पूरा सेंटेंस पढ़ते तो भी समझ में आ जाता। ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्लियर नीचे लिखा हुआ है। और आपने कीवर्ड किसको सोचा? त्रिवेणी स्टील। वो भी कब? लास्ट में। उसके पहले ही टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है नहीं है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया। थोड़ा सा एज अ यूजर सोचोगे तो पता चलेगा कि ऊपर में भी आपको यहाँ पे त्रिवेणी स्टील रेलिंग लिखा हुआ उनकी कंपनी का नाम है। ठीक है। तो वो कीवर्ड कैसे हो सकता है? यदि मैं बिना एसईओ के डायरेक्ट गूगल में सर्च करूंगा तो कंपटीशन है ही नहीं मेरा। बिना कुछ किए मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगा, लेकिन कोई सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट तो वहां पे कंपटीशन है। वहां पे रैंक पे नहीं आ पाओ। तो पहले आपको कीवर्ड सर्च करना है या एनालाइज करना है कि इसके लिए क्या कीवर्ड हो सकता है, तब आप ऑडिट करोगे। क्योंकि सब जगह हम कीवर्ड देखते हैं कि है कि नहीं, और वो चीज आपने नहीं देखी है। दूसरी चीज, होम पेज में कभी भी पेज के यूआरएल में आप कीवर्ड नहीं डाल सकते चाह के भी। जैसे कि ये आपका होम पेज है, ठीक है, डॉट इन तक स्लैश, इसका यूआरएल कभी आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। मतलब कीवर्ड आपको मिला है, आपको यूआरएल में डालना है, तो होम पेज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। आप होम पेज में कीवर्ड नहीं डाल सकते यूआरएल में। बाकी किसी भी पेज में डाल सकते, वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बट इसका कीवर्ड क्या होगा सर, अगर कीवर्ड देख, कीवर्ड दिख नहीं रहा पहली है चीज तो इस बिजनेस का एसईओ नहीं होगा। अभी जो करंट वेबसाइट है उसके हिसाब से मेरे को सबका सेपरेट सेपरेट पेज यदि मिलता है ये 6 प्रोडक्ट्स का, तब मैं एसईओ कर सकता हूँ। और दूसरा, इन केस चलो मेरे को क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं बना सकता, इसी का काम करना है, तो मैं इस 6 में से कोई एक प्रोडक्ट क्लाइंट से बोलूंगा कि आप बताओ किसका एसईओ करना है। तो वो बोलेगा स्टील रेलिंग मेरा अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए करना है, तो मैं उसके हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। तो मैं स्टील रेलिंग प्रोडक्ट्स, या कोई सर्च करेगा बेस्ट स्टील रेलिंग शॉप इन रायपुर या बेस्ट स्टील रेलिंग मैन्युफैक्चर इन रायपुर, तो उसको फिर मैं लूंगा। लेकिन वो क्लाइंट बताएगा तब ना। मैं चाहूँ तो ग्लास रेलिंग के लिए भी कर सकता हूँ, बट कोई एक प्रोडक्ट, ताकि मैं हर जगह, चाहे वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो, सब जगह मैं क्या करूंगा, वही कीवर्ड फिर इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, क्लियर है? वो हमने स्टार्टिंग में सोचा इसमें नहीं है पेज, तो इसलिए वो थोड़ा सा डाउट। तो वहां पे डाउट आना चाहिए था कि यदि सिंगल पेज वेबसाइट है तो क्या एसईओ होगा या नहीं होगा। आप लोगों ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि पेज दिख ही नहीं रहे थे सर। हाँ, अरे तो वही तो पूछ रहा था ना, इसलिए तो मैंने जानबूझ के ये वेबसाइट दी ना, ताकि दिक्कत ना हो करके। ठीक। ठीक है, जी बोलिए। ऊपर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करो। मैं एक और वेबसाइट आप लोगों को देता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग काम करना, और कल की क्लास के पहले आप लोगों को सबमिट करना है ग्रुप में। ठीक है। और मैम को बोलना कि मेरे को फॉरवर्ड करे, ताकि मैं क्रॉस चेक करूंगा। क्योंकि कल की भी क्लास मैं लूंगा, उसके बाद फिर कल या परसों, शायद 2 दिन मैं लूंगा, उसके बाद फिर सर लोग लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अभी मैं बता दे रहा हूँ वेबसाइट ओपन करके, ताकि आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, yogsukhi.co.in। ठीक है, इसको मैं चैट पे भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग नोट करो। तो इस वेबसाइट का आपको ऑडिट करना है और बताना है किसका एसईओ होगा तो उस पेज का फॉर्मेट आपके पास से इंडिविजुअल करके सबमिट करना है। क्लियर है? यस। और उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो फिर कल देखते हैं। ठीक है। अरे हाँ ना, तो बोलोगे। हाँ सर, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक करो, ये होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी पॉइंट्स छूटे हुए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बस।